जहां मुस्लिम बहुल्य आबादी है, वो देश है कुवैत, बांग्लादेश, अल्जीरिया, ट्यूनेशिया, मोरक्को और ईरान। यहां पर सर्वाधिक जनसंख्या का दर नियंत्रित हुआ है। दुनिया के 10 देश में 6 देश ऐसे हैं जहां मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म मानने वाले लोग हैं और उन लोगों ने जनसंख्या दर को नियंत्रित किया है। देश में सर्वाधिक प्रजनन दर को किसी ने नियंत्रित किया है तो वह माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया है। कि देश के अंदर में बिहार, बंगाल और केरला, ये 3 महत्वपूर्ण राज्य हैं जिनका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक माना जाता है। तो केरला कैसे विकसित हो गया? पूरे देश में 1992 से लेकर 2021 के दौरान जो प्रजनन दर घटाने के मामले में मुस्लिमों का दर है हिंदुओं के दर से 0.74 अधिक है। एक बिहार की नकारात्मक छवि पेश की जा रही है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है और पिछड़ापन का कारण इसी को माना जा रहा है। एनएफएचएस की रिपोर्ट में जो हमारा प्रजनन दर था बिहार का 2015-16 में 3.41 और 2019-21 में हुआ 2.98, 0.43 का प्रजनन दर में कमी आई है बिहार का। दुनिया के अंदर में बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसने अपने प्रजनन दर को और जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया है। लगातार उसमें कमी आई है और उस मॉडल क्या था? वह मॉडल था जन जागरूकता का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। समाज के अंदर में एक विषाक्त वातावरण बनाया जाता है कि मुसलमान की आबादी बहुत बढ़ गई है। ये भ्रम का बादल समाज के अंदर में तनाव पैदा करने वाले अपरोक्ष रूप से ऐसी खतरनाक कोशिश करते हैं। मीडिया के साथियों, अभी हमारी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता माननीय अरविंद निषाद जी, माननीय निखिल मंडल जी ने विस्तार से विभिन्न बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया। ये विमर्श का विषय बन गया है जनसंख्या, और स्वाभाविक रूप से एक बिहार की नकारात्मक छवि पेश की जा रही है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है और पिछड़ापन का कारण इसी को माना जा रहा है। ये तर्क कहीं ना कहीं विमर्श की स्थिति में है। तो बिहार की नकारात्मक छवि बिहार की पेश करने की एक तैयारी की जा रही है। तो मैं समझा कि हम लोगों ने समझा, हमारी पार्टी ने समझा कि तथ्यों का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। तो जनसंख्या नियंत्रण या स्थिरीकरण पर जो विमर्श का विषय है, मैं उस संबंध में, ये हमारे आंकड़े नहीं, राष्ट्रीय पारिवारिक जो सर्वेक्षण है एनएफएचएस की रिपोर्ट, वह रिपोर्ट कहता है कि बिहार के बारे में जो नकारात्मक छवि, असत्य जो बोला जा रहा है, मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एनएफएचएस की रिपोर्ट में जो हमारा प्रजनन दर था बिहार का 2015-16 में 3.41 और 2019-21 में हुआ 2.98, 0.43 का प्रजनन दर में कमी आई है बिहार का। तुलनात्मक अध्ययन कर ले लोग। देश के अंदर नागालैंड को छोड़कर देश में सर्वाधिक प्रजनन दर को किसी ने नियंत्रित किया है तो वह माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया है। ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े एनएफएचएस की आंकड़े हैं और इन आंकड़ों के आधार पर देश में हम लोगों ने जो कमी लाई है 0.43% की कमी आई। और हम यह बताना चाहते हैं, जो लोग इस पर विमर्श कर रहे हैं उनको यह देखना चाहिए कि जो राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल एवरेज जो इस मामले में है 0.20 और बिहार का 0.43, नेशनल एवरेज से दुगना बिहार ने इस दिशा में काम किया है। एक हमारी यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दूसरा, यह कहा जाता है कि जनसंख्या घनत्व ही
आपके पिछड़ेपन का कारण है। ये कुतर्क दिया जा रहा है और बिहार की एक नकारात्मक छवि पेश करने की कोशिश होती है। तो मैं उनसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर में बिहार, बंगाल और केरला, ये 3 महत्वपूर्ण राज्य हैं जिनका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक माना जाता है। तो केरला कैसे विकसित हो गया? केरला विकसित राज्य की श्रेणी में कैसे आया? प्रजनन दर को नियंत्रित करने में अगर सर्वाधिक देश के अंदर में कमी लाया तो केरला लाया। वो कौन सा मेथड है? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व ही अगर पिछड़ापन का कारण है और यह कहा जाए क्षेत्रफल का घनत्व कि प्रजनन दर ज्यादा है, इसके चलते यह काम हो रहा है, तो बिहार की एक नकारात्मक छवि पेश की जाती है। तो हमारा सवाल उनसे है कि बिहार, बंगाल और केरला 3 राज्य का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, लेकिन केरला ने प्रजनन दर को कैसे सबसे कम देश में नियंत्रित किया, सबसे अच्छे ढंग से नियंत्रित किया है और विकसित राज्य की श्रेणी में है। तो ये कुतर्क कहीं से न्याय संगत नहीं है और ये बिहार की नकारात्मक छवि इससे बनती है। दूसरा सवाल यह भी कहा जाता है कि दुनिया के अंदर विमर्श हो रहा है इस पर। एक माओवादी मॉडल है और चाइना का मॉडल है जिसकी चर्चा माननीय निखिल मंडल जी ने किया। अब वहां क्या क्या विमर्श की स्थिति है मीडिया के सारे साथियों को मालूम है। और दूसरा मॉडल है दुनिया के अंदर में बांग्लादेश का। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथी हैं, तो इसलिए 50 वर्ष का आंकड़े निकाल करके आप देख लीजिए। दुनिया के अंदर में बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसने अपने जनसंख्या प्रजनन दर को और जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया है। लगातार उसमें कमी आई है और उस मॉडल क्या था? वह मॉडल था जन जागरूकता का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, कैसे उसको हम एजुकेशनली इंप्रूव करें। और यह हम बताना चाहते हैं कि दुनिया का टॉप 10 जो देश है जहां मुस्लिम बहुल्य आबादी है, वो देश है कुवैत, बांग्लादेश, अल्जीरिया, ट्यूनेशिया, मोरक्को और ईरान। यहां पर सर्वाधिक जनसंख्या का दर नियंत्रित हुआ है। दुनिया के 10 देश में 6 देश ऐसे हैं जहां मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म मानने वाले लोग हैं और उन लोगों ने जनसंख्या दर को नियंत्रित किया है। और एक माओवादी मॉडल है, तुगलकी फरमान चला था वहां कि अगर आपको 2 से अधिक बच्चे होंगे, 1 से अधिक बच्चे होंगे तो आपको सरकारी सुविधाओं से महरूम कर दिया जाएगा, आपको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। आज चाइना का और ब्राजील का क्या हालात हो गया? उनको अपने पॉपुलेशन नीति में बदलाव करना पड़ा है और इतिहास गवाह इस देश का है। भारतवर्ष को ही आप उदाहरण मानिए। भारतवर्ष में 1976 में पॉपुलेशन कंट्रोल कमीशन बनाया गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जब देश की प्रधानमंत्री थी उस समय बनाया गया। और परिवार नियोजन के बारे में जो राजनीतिक जनादेश आया वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गया कि नहीं? ये तो कटु सच्चाई है। उसके बाद हम ये बताना चाहते हैं, जब अटल जी की सरकार आई तो 2000 में अटल जी की सरकार में भी पॉपुलेशन कंट्रोल कमीशन बना और उस कमीशन की अनुशंसा आई कि 2 से कम बच्चे होंगे उनको सरकारी सेवा या सरकारी सुविधा में प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया, कहा कि ये सही नीति नहीं है। पॉपुलेशन कंट्रोल कमीशन की जो नीति आई, जो रिकमेंडेशन आया, उस रिकमेंडेशन को अमान्य कर दिया और कहा कि एजुकेशन और हेल्थ पर कंसंट्रेट कीजिए, यही एकमात्र रास्ता है देश में जनसंख्या को नियंत्रित करने का। तो अटल जी की सरकार के समय भी यह सवाल खड़ा हुआ और अटल जी की सरकार में कमीशन बना और उस कमीशन ने उस रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दिया और फोकस किया हेल्थ और एजुकेशन को। और हम ये बताना चाहते हैं, जो लोग ये ढंग का तर्क देते हैं, हम उनको आईना दिखाना चाहते हैं कि 1989 से जो केंद्र सरकार के कर्मी थे
उनके बारे में एक सर्कुलर जारी किया गया और वह सर्कुलर कहा गया कि वैसे परिवार जिनके सरकारी कर्मी अगर 2 बच्चे हैं और उन्होंने परिवार नियोजन की सुविधा ले ली है तो उसको स्पेशल सहायता दिया जाएगा। 1989 में यह पॉलिसी तय हुआ और 2017 में इस पॉलिसी को बंद कर दिया गया। 7th पे कमीशन की रिपोर्ट आई, 7वां वेतन आयोग की जब रिपोर्ट आई तो 2017 में वैसे सरकारी कर्मी जिनको 2 बच्चे हैं उन्होंने परिवार नियोजन की सुविधा ले ली है, कहा गया कि आपको कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा, कोई विशेष सहायता नहीं दी जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ तौर पर हुआ ना कि केंद्र सरकार ने यह कबूल कर लिया कि जो जनसंख्या नियंत्रण की नीति है उस नीति के तहत जो सुविधा हम दे रहे थे वह सुविधा की अब जरूरत नहीं है। ये केंद्र सरकार ने 2017 में फैसला लिया है। इसलिए यह बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है कि जो सुविधा मिल रही थी उससे वंचित कर दिया गया। तो इसका मतलब केंद्र सरकार ने यह मान लिया और 7th पे कमीशन का जो रिपोर्ट होता है उसके आधार पर स्टेट भी अपना पॉलिसी डिसाइड करता है देश के अंदर में। और मैं इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि केंद्र सरकार ने यह महसूस किया कि अब जब जागरूकता बढ़ गई है तो यह विशेष सहायता की सुविधा बंद कर दी जाए। अब यह एक समाज के अंदर में एक विषाक्त वातावरण बनाया जाता है कि मुसलमान की आबादी बहुत बढ़ गई है। ये भ्रम का बादल समाज के अंदर में तनाव पैदा करने वाले अपरोक्ष रूप से ऐसी खतरनाक कोशिश करते हैं। तो हम बताना चाहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस सर्वे की रिपोर्ट 1992 जरा हिंदू और मुसलमान के बीच के फर्टिलिटी रेट को देख लीजिए 1.10 और 2019-21 का रिपोर्ट निकाल करके लोग देख ले कि उसके बीच का अंतर है 0.36। इसका मतलब क्या हुआ? यह जो प्रचार किया जाता है यह गलत प्रचार समाज के अंदर में एक जहर डालने की जो कोशिश होती है, ये हमारे आंकड़े नहीं, ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट यह कहता है कि इसमें कमी आई है और पूरे देश में 1992 से लेकर 2021 के दौरान जो प्रजनन दर घटाने के मामले में मुस्लिमों का दर है हिंदुओं के दर से 0.74 अधिक है। यह जो एक टारगेट फिक्स किया जाता है समाज के अंदर वातावरण बनाने का, यह केंद्र सरकार की रिपोर्ट कहती है। अब सलाह क्या दिया जा रहा है? सलाह यह अपरोक्ष रूप से दिया जा रहा है कि वो जो माओवादी मॉडल है जिसके अंदर यह कहा गया कि जो 1 बच्चे रहे 2 बच्चे रहे उनको सरकारी सेवा में प्राथमिकता दो, उनको जो सुविधा प्राप्त है उस सुविधा से उनको मरहूम करो। हिंदुस्तान का मैं पूरे डाटा के साथ आपको भेज भी दूंगा, सारे प्रेस मीडिया के साथियों को डाटा इंडेक्स भी मैं भेज दूंगा। अब राइट टू एजुकेशन किसी की कृपा से है क्या? भाई राइट टू एजुकेशन जो शिक्षा का अधिकार मिला है लंबे जद्दोजहद के बाद समाज के जो दलित समाज के अल्पसंख्यक तबके समाज के कमजोर तबके के जो लोग हैं शिक्षा का अधिकार का उनको कानून का हक मिला। तो ऐसी स्थिति में यह कहना कि भाई जिनको 1 या 2 से ज्यादा बच्चे निजी विद्यालय के अंदर में उनको प्राथमिकता दीजिए। तो जो हेल्थ मैंने वेल्थ इंडेक्स भी दिया है संपत्ति का, वो हमारा आंकड़ा नहीं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। और वो आंकड़े किस बात को बताते हैं कि समाज के जो दलित जो मरहूम तबका है, जो गरीब तबका है, वह समाज का विपन्न तबका है क्या? समाज का वो दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति अथवा जो इस मुस्लिम लोग हैं, क्या उनको इस सुविधा से वंचित कर दिया जाए? ये तो परोक्ष रूप से शिक्षा के अधिकार पर को छीनने की कोशिश हो गई है। दूसरा यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 2013 में
और हमको बताते ये आत्मानुभूति होती है कि माननीय नीतीश कुमार जी एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने इस बिहार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित किया और ग्रामीण क्षेत्रों में 75% और शहरी क्षेत्रों में 50%, यहाँ तो आंकड़ा और बिहार में बढ़ गया। और हम लोगों ने उन लोगों को जो उनको जीने का अधिकार प्राप्त है संविधान के तहत, उनको राशन की सुविधा हम लोगों ने प्रदान किया। वो कौन लोग हैं? वो समाज के गरीब तबके के लोग हैं और न उसमें जाति देखा है न धर्म देखा हमने। हमारे मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने समाज के सारे तबकों को उस सुविधा से आच्छादित किया गया और यह कहा जा रहा है कि अगर किन्हीं को 2 से अधिक बच्चे हैं तो उनको भी समान वही सुविधा मिलेगी, दूसरे को भी वही सुविधा मिलेगी। जन्म लेना गुनाह है किसी का क्या? इस देश के संविधान में उसको यह अधिकार प्राप्त है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम हो या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अगर आच्छादित है तो उसका वो संवैधानिक हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उसका है। उस राइट से कोई दीवार करने की कोशिश करेगा, ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो आंकड़े बताते हैं, ये आंकड़े आईने की तरह साफ है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने शासन काल में जो अभी 5 वर्ष का रिकॉर्ड निकाल के देख ले प्रजनन दर के मामले में, देश के अंदर में हम नागालैंड के बाद सर्वाधिक हमने इसको नियंत्रित किया। राष्ट्रीय औसत से हम आगे हैं। तो हमारी समझ यह सीधे तौर पर है और दुनिया के अंदर यही मान्य फॉर्मूला है, चाहे वह बांग्लादेश सहित विभिन्न हम मुस्लिम धर्म मानने वाले देशों